जी जनाब, तो काफ़ी अरसे बाद आपसे हो रही है मुलाकात। कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर हम दोनों ही मसरूफ़ थे, इस वजह से हम आपसे मुलाकात नहीं कर सके। और हमारी गैर मौजूदगी में आपने कोशिश की कि हम अपने पेज से आपको गाहे बगाहे अपडेट देते रहें चीज़ों के हवाले से। लेकिन एक जामे प्रोग्राम आज हमें करना था, तो हमने आज उसी हवाले से आज ये नशिस्त रखी है। और जैसा कि आपको पता ही है कि पूरी दुनिया के अंदर कुछ मामला इस तरह के चल रहे हैं। अचानक से शिफ्ट इस तरह से हुआ है कि बहुत सारे लोग हैरान हैं, जो एनालिस्ट हैं वो भी हैरान हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम्स के अंदर हम प्रेडिक्ट कर चुके थे। तो अगर आप देखें वेस्ट के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और साथ साथ मिडल ईस्ट के जो मामला हैं वो भी आपके सामने ही हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। लेकिन बहुत तेज़ी से मामला बहुत चेंज हुए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या क्या इम्पेक्ट है, ये आज तमाम तर चीज़ें मैं सलमान भाई से पूछूंगा। और आज का शो रखने का मकसद यही है कि हम चीज़ों को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। सलमान भाई, आप देख रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से यूएसए या उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने जो वेस्ट का जो डोमेन है उसके अलावा पूरी दुनिया में, ये चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो चाइना का रीजन हो, चाहे सब कॉन्टिनेंट हो, सभी को अपने साथ में चीज़ों की लपेट में लिया हुआ है। तो क्या कहिएगा कि बिहाइंड द सीन्स ये क्या मामला थे? जी हम ये इस साल का हमारा पहला प्रोग्राम है जो वीडियो प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और अभी मुश्किल से हमने पहला महीना ख़त्म नहीं किया है इस साल का और इतना कुछ हो गया है, जैसे आपने फरमाया कि पॉलिटिकल स्टेज पे और पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे और जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो मैं ज़रा व्यूवर्स को बोलूँगा, पहले न्यूमरोलॉजी से आज हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है ना, इल्मुल आदाद, उसके मुताबिक जो 2026 है, ज़रा उस पर्सपेक्टिव से आज देखते हैं कि 2026 जो है ना, वो जब आप 2026 को ऐड करेंगे तो वो बनता है 10। और न्यूमरोलॉजी में जो आखिरी दो डिजिट है उनको भी ऐड किया जाता है। तो जब आप 10 को ऐड करेंगे तो बनता है एक, और जीरो को जब ऐड करेंगे तो बनेगा एक। तो 2026 वो साल है और एक निशानी है न्यूमरोलॉजी में किसी भी चीज़ के स्टार्ट की। अब चाहे क्योस के स्टार्ट की, चाहे जो है वो प्रोस्पेरिटी के स्टार्ट की, किसी भी चीज़ की स्टार्ट की जो साल है उसका अदद एक है। तो अगर आप ये बात देखें तो 2026 जो है वो किसी चीज का स्टार्ट है। अब आपको जब जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा आपको पता लगेगा ये किस चीज का स्टार्ट है। अब मैं आपकी बात से कनेक्ट करता हूँ अहमद, जो कि स्टार्ट हमें नजर आ रहा है, जो हम अपनी जो न्यूज और क्या नाम है एनालिसिस की बेसिस पे बोल सकते हैं, वो ये है कि अभी तक जो हुआ है वो रूल बेस्ड सिस्टम जो है दुनिया का, एक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूल बेस्ड सिस्टम बना था जिसमें ये था कि रूल्स बनी थी, ट्रीटीज हुई थी, ठीक है ना, रेजोल्यूशंस होती थी यूएन की, आपस में बायलैटरल ट्रीटीज होती थी, लॉज बनते थे, आपने इंटरनेशनली उसको अबाइड करना होता था। वो सारा सिस्टम, रूल बेस्ड सिस्टम खत्म होता आपको नजर आ रहा है और पावर बेस्ड सिस्टम दोबारा से वापस आ गया है। अब इसकी मैं क्या मिसाल दूं आपको, आप लोग सभी देख रहे हैं ये बात कि वेनेजुएला के जो सदर हैं मडूरो, उनके साथ जो हुआ उनकी वाइफ के साथ, कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट, एक सॉवरेन कंट्री का, उसको रातों रात किडनैप कर लिया गया उसके महल से, प्रेसिडेंशियल पैलेस से, और उसको ले जाया गया। ठीक है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, हुगो शावेज के साथ ऐसी कहानी हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। हुगो शावेज भी इन्हीं के थे, वेनेजुएला के थे पहले थे, तो हम ऑडियंस को बोलेंगे जाके जाके पढ़ें थोड़ा सा, उनके साथ भी हुआ था, लेकिन ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड कहानी है। सिटिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, कैसे नहीं हुआ। उसके अलावा अगर आप अब आगे देखें तो बात यहाँ तक महदूद नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं, और जब वो बात करते हैं ग्रीनलैंड की, वो कहते हैं तो पीस ऑफ आइस से दे दो मुझे। मतलब इतना कैजुअल अंदाज में जियो पॉलिटिक्स को, दुनिया की इंटरनेशनल रिलेशंस को इस कदर कैजुअल अंदाज में इम्पल्स की बेसिस पर इस तरह डोनाल्ड ट्रम्प चला रहे हैं, ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, ग्रीनलैंड की बात हुई। अच्छा, गाजा पे अब आपको यूरोपियंस की हिपोक्रेसी भी यहाँ पे जो है वो एक्सपोज कर दी इन्होंने। क्या गाजा के मामले में जो यूरोपियंस खामोश बैठे हुए थे, लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, अवाम की नहीं, अवाम तो सड़कों पे थी, वो जैसे ही ग्रीनलैंड का मामला आया तो आप देखें कि उन्होंने अपनी अपनी फोर्सेस भी ग्रीनलैंड में उतारना शुरू कर दी यूरोपियंस, कि अगर खुदा ना खास्ता मतलब अमेरिका आता है वहाँ पे फोर्सेस लेके तो हम उससे करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, अपने व्यूअर्स को बता दूं, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब नेटो के मेंबर हैं, ठीक है, आपस में मिल बांट के करते हैं जो भी करते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, आपने हर जगह, लीबिया में भी नेटो की प्रेजेंस देखी, ये सब मिलके साथ करते हैं और इनके आपस के मफादात होते हैं।
जब ये कॉन्कर कर लेते हैं तो आपस में रिसोर्सेज को बांटते हैं तरीके से, और ये अभी नहीं है, ये कॉलोनियल पास्ट है अगर आप हिस्ट्री से देखें तो वो है। लेकिन इस हफ्ते आपको दो अजीब व गरीब चीजें भी सुनने को मिली। यानी फ्रेंच सदर मैक्रोन, जो कि खुद इंपीरियल एक फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पुराने, जिन्होंने पूरे नॉर्थ अफ्रीका में आपको पता है कॉलोनीज बनाई, और अफ्रीका में भी colonies, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस अंदाज को वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इंपीरियलिज्म दोबारा से वापस आ गया। कनाडा के जो बने हैं नए आपके, कनाडा के जो कैनरी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि रूल बेस्ड सिस्टम खत्म हो गया है और दोबारा से जो है ये माइट इज राइट की पॉलिसी दोबारा से आ गई है। तो अब तो यूरोपियंस और आपको कॉमनवेल्थ के कंट्रीज भी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा और आपका बोलना तो अब क्या मायने रखता है। हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे कि ये मामला इस तरफ जाएगा, और वाइल्ड वेस्ट हमने एक टर्म बार बार यूज की थी कि वाइल्ड वेस्ट, ये दोबारा से आप उस तरफ जा रहे हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी 2026 के शुरू में आपको पता लग गया कि ये रूल बेस्ड ऑर्डर अब नहीं चलेगा, अब माइट इज राइट की पॉलिसी दुनिया में चलेगी। अच्छा, अच्छा, हम आपको ये भी बताते हैं अपने व्यूवर्स को कि फ्लैश पॉइंट्स बहुत सारे हैं दुनिया में जो कि क्रिएट हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन है, ताइवान चाइना है, और अब आपको देख रहे हैं कि अमेरिका अपने बैकयार्ड में एक एक करके जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट थी उन पे रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए ये काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने छेड़ तो दिया है, मक्खी का छत्ते पे हाथ तो डाल दिया, और आपने शेल, वो जो आपकी जो ऑयल कंपनीज हैं एक्सट्रैक्ट करने वाली, उनको आपने सब वो बिठा के उनको दे भी दिया। अब वहां पे ऑन ग्राउंड जाएगा कौन? अब वो कंपनीज मांग रही है सिक्योरिटी। अब आप किसी के बैकयार्ड में जा रहे हैं, किसी के घर में जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि मुझे कोई कुछ बोले भी नहीं और मैं उसके सारे रिसोर्सेज चोरी करके ले आऊं। तो अहमद, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ये तो वियतनाम में भी नहीं हुआ था बॉस। वियतनाम में रिकॉर्ड अमेरिकन कैजुअलिटीज हुई थी, पता है आपको, गोरिल्ला वॉर के नतीजे में। इतनी अफगानिस्तान में भी नहीं हुई है। अफगानिस्तान में टेन्योर उनका ज्यादा लग गया, पैसा ज्यादा लग गया, लेकिन कैजुअलिटीज इतनी नहीं हुई जितनी वियतनाम में हुई थी। तो वहां पर भी इस तरह का आपको ट्रेंड जो है वो देखा जा सकता है अगर अमेरिका ने सोल्जर्स भेजे ग्राउंड पे वेनेजुएला में। तो ये एक अजीब सी परेशान कुन बात है। यूरोप ग्रीनलैंड को लेके बहुत ज्यादा आपको पता है कि वो एकदम कॉशियस हो गया है। तो उसको पता है कि अगर ग्रीनलैंड को भी ले लिया, फिर उसके बाद वो आइसलैंड की भी बात कर रहे हैं कि भाई आइसलैंड भी दे दो। और क्या है कि मेरी सिक्योरिटी जो अम्ब्रेला है वो मजबूत होगी, और मेरी सिक्योरिटी की वजह से मैं इसको भी ले लूंगा उसको भी ले लूंगा। तो ये वाला मामला है बेसिकली। ग्रीनलैंड पे तो डेनमार्क का मामला है, और डेनमार्क है, और लेकिन डेनमार्क जो है फिर वो यूरोपीय यूनियन और नेटो को रिप्रेजेंट कर रहा है उधर बेसिकली। तो मामला कहीं नहीं जाने वाला, ये निगोशिएट हो गए। आपको पता है ये इंटिमिडेशन होगी, थोड़ी सी निगोशिएशन होगी, हल हो जाएगा। असल मामला आ जाए आप दोबारा उसके ऊपर, जो है असल मसला है, जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, असल मसले पे आ जाए बोर्ड ऑफ पीस पे। और बहुत सारे लोगों के जहन में एक और भी बात आ रही है कि यार रशिया, चाइना और अमेरिका, माइट इज राइट की अगर पॉलिसी है और रूल बेस्ड सिस्टम खत्म हो गया, तो इन सब ने एक बात तय कर ली है कि अपने अपने बैकयार्ड में हम जो चाहे कहें, दूसरा आदमी हमें कुछ नहीं बोलेगा। बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका है, यानी ये तीन ताकतें खड़ी हुई नजर आ रही हैं आपको। तो लोगों का ये मानना भी है कि सबने अपने अपने बैकयार्ड की जिम्मेदारी ले ली है, और बोले कि हम अपने बैकयार्ड में कुछ भी करें, अब आप हमें बोलने वाले नहीं है। जैसे आपने देखा रशिया चाइना ने कोई ज्यादा खास बात नहीं करी वेनेजुएला के मामले में, तो इसी तरीके से आप एक्सपेक्ट करें कि चाइना आने वाले दिनों में ताइवान के साथ भी कुछ करने वाला है, आपको पता है। और रशिया को भी फ्री हैंड मिल गया है यूक्रेन के जो बाकी हिस्सों पे कब्जा है, कीव वगैरह तक, वहां तक। तो आप जी। ये देखेंगे कि क्योंकि बाइपोलर ऑर्डर हो गया है और सब अपने अपनी बैकयार्ड की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये आपको होता हुआ नजर आएगा, जो कि आम अवाम उन्नास के लिए, यानी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है अगर इस तरह का मामला हो जाता है तो। अब आ जाए बर्निंग इश्यूज मिडिल ईस्ट की तरफ अहमद। एक तो बोर्ड ऑफ पीस आप देख रहे हैं, और ईरान पे जो खतरा मंडरा रहा है, ये है जो है बिल्कुल बर्निंग क्वेश्चन। बोर्ड ऑफ पीस में आपने देखा, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने बड़ी ही आसानी से, देखें क्या किया उन्होंने। जो बोर्ड ऑफ पीस में जो उन्होंने कंट्रीज को इनविटेशन भेजे, उनमें ज्यादातर इनविटेशन कबूल किसने किए? आपको पता है, मुस्लिम कंट्रीज ने। और मुस्लिम कंट्रीज से वो जो डर्टी लॉन्ड्री है वो धुलवाना चाह रहे हैं। अब वो डर्टी लॉन्ड्री क्या धुलवाना चाह रहे हैं? जो काम इसराइल नहीं कर सका गाजा में, यानी हमास को डिसआर्म करना पूरी तौर पे, वो काम वो मुस्लिम आर्मी से, यानी ओवरवेलमिंगली जो मुस्लिम आर्मी है उससे करवाना चाह रहे हैं, ताकि जो दोनों आपस में खड़े हो जाएं मुस्लिम मुस्लिम, तो हमास भी 10 दफा सोचेगा कुछ करने से पहले। ये तो सीधी सी बात है। लेकिन उनके सामने लाके खड़ा कर दो उनको, और बोर्ड ऑफ पीस का उसको नाम दे दो। बोर्ड ऑफ पीस, पीस से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं, आपको पता है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का नाम दे के उनको लाके खड़ा कर दो, तो बेसिकली ये ट्रैप है। और इस ट्रैप पे जो कंट्रीज, मुसलमान कंट्रीज आ गए हैं, अब उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों इस ट्रैप में गए हैं, और जानबूझ के गए हैं और वॉक इन करते हुए गए हैं,
ये मामला अब आगे, इससे आगे चलेगा। और जो उनके दामाद हैं कुशनर, उन्होंने तो पूरा रियल एस्टेट का प्लान भी जो है डेवोस में, जो स्विट्जरलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उन्होंने पूरा कर दिया है कि भाई हम ये पहले फ्री जोन बनाएंगे। फ्री जोन बनाने के लिए हमें सफाई करनी पड़ेगी। सफाई करने का मतलब है हम पूरी तरीके से उसको डेवलप करेंगे, फिर अगले वाले को डेवलप करेंगे। यानी अ, फलस्तीनी लोगों की जो रीलोकेशन होगी वो इसमें लाजमी होनी है, अगर ये प्लान आगे जाता है तो। और वो ये डर्टी लॉन्ड्री जो है, ये जो खराब काम है, ये काम करवाएंगे वो बोर्ड ऑफ पीस में जो ममालिक हैं उनसे, बशमूल पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान की बात की थी, हम भी चले गए हैं इस बूबी ट्रैप में। ठीक है। अब निकलेंगे कैसे ये हमें नहीं पता, हमें कभी भी पता नहीं होता हम बूबी ट्रैप से कैसे निकलेंगे। अफगान जिहाद जब हुआ अफगानिस्तान में, हमें नहीं पता था, हम कूद गए थे, हमें ये नहीं पता था हम निकलेंगे कैसे। जिस बंदे की एग्जिट स्ट्रेटेजी ना होना है हमारा, आप उसको क्या बोलेंगे, उसको कैसे आप सियाना मानेंगे जिसकी एग्जिट स्ट्रेटेजी ना हो। मतलब इसको यही ना पता हो कि कब निकलना है और एब्सोल्युटली। कैसे निकलना है, कब निकलना है कैसे निकलना है। ठीक है। तो ये तो हो गया जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। ईरान पे जो खतरात मंडला रहे हैं तो ये बहुत सीरियस है। और हमने तोहफा तमाशा के पेज से भी आपको पता है कि ये बात अपने ऑडियंस को बताई है कि आप ये मत समझें कि ये रुक गया है मामला, नहीं, ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। और लार्जर इंसर्कलमेंट हो रही है ईरान की, समझ रहे हो। बहरी बेड़े आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन आप एक और बात मेरी लिख लें आज, और हम ऑडियंस को बोलेंगे कि ईरान वाला मामला वेनेजुएला वाला मामले की तरह नहीं होगा। ठीक है। बशर्त ये कि आयतुल्लाह खामेनाई जो सुप्रीम लीडर हैं वो जिंदा रहें तो। मेरी पूरी बात मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा, ईरान वाला मामला बिल्कुल भी वेनेजुएला की तरह नहीं होगा अगर आयतुल्लाह खामेनाई जो है वो जिंदा रहते हैं और लीडरशिप में रहते हैं तो। क्योंकि चाइना और रशिया अगर इस मामले पर भी खामोश रहे या पैसिव रहे, तो मैं आपको सच बात बताऊं, अमेरिका दोबारा से जो है ना वो यूनिलैटरली सुपर पावर की सीट पे बैठ जाएगा, अगर ये वाला मामला इसके हक में चला गया अमेरिका के। ये बात आप याद रख लें मेरी। चाइना और रशिया को कुछ करना ही करना है आपके, ये मैं आपको बता दूं। और हमें जो न्यूज़ हमें आ रही हैं उसमें ये है कि उन्होंने अपना जो है कार्गो प्लेन्स जा रहे हैं, और ईरान के पास ऑलरेडी जो है वो कुमक पहुंचना शुरू हो चुकी है। ठीक है। इस खतरे के वजह से तो पर्शियन गल्फ में, रेड सी में आपको पता है एक्टिविटी नजर आ रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, और आपका और हमारा रीजन जो है जहाँ हम हैं वो बिल्कुल अभी जो है वो इंसर्कलमेंट उसकी जारी है। अल्लाह रहम करे आगे सबके लिए आसानी हो। और आमीन। ये जो सलमान भाई, एक सवाल मेरा, माजरत कतल कलामी के लिए, सवाल मेरा ये है कि क्योंकि पाकिस्तान अब कहाँ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के चाइना से भी रवाबित बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान रशिया से भी मामला अपने सही रखना चाहता है। देन फिर ईरान पाकिस्तान का हमसाया है, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी है। तो इस पूरी सूरत हाल में खुदा न खास्ता अगर आगे चीज़ें एस्केलेट अगर होती हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, और पाकिस्तान के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ सकता है इन सारी पूरी चीज़ों का, इस रीजन के हवाले से। देखें, पाकिस्तान पे ऑलरेडी प्रेशर आना शुरू हो गया होगा, और पाकिस्तान से ऑलरेडी चीज़ें इन्होंने मांगना शुरू कर दी होंगी। अब पाकिस्तान को जो काम करना है वो ये करना है कि वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है और इनके ट्रैप में नहीं आना। अब आप ऑलरेडी बोर्ड ऑफ पीस में तो ट्रैप में आ चुके हैं, अब अगर आपने रीजन में भी यही करना है कि एक ब्रदर मुस्लिम ममालिक के अगेंस्ट यूज होना है, तो भाई फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमर, फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। अगर इतना ही बेवकूफ़ी का इन्होंने डोज ली हुई है तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। और कहने का मतलब ये है कि प्रेशर आप पे आएगा, आपसे बेसिस भी मांगी जाएंगे। देखिए बात सुने, अफगानिस्तान तो कुछ नहीं दे रहा, अफगानिस्तान का ईरान से बढ़ रहा है, कुछ नहीं दे रहा। ठीक है। दूसरी तरफ मुझे जो खतरा लग रहा है कि आजरबाईजान की तरफ से, जो कैस्पियन की तरफ से है मामला, वहां से भी अगर तुर्किया अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है तो फिर वो आजरबाईजान वाला मामला रह जाएगा थोड़ा सा। वहां से ईरान को डेंजर है, और पाकिस्तान वाला बॉर्डर, बाकी कोई मसला नहीं है। और जो पर्शियन गल्फ है वहाँ जाहिर सी बात है वहाँ एक्टिविटी होगी, और ईरान का आपको पता है ये ब्लफ खेलेगा वो, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो पूरा ऑयल कुवैत कतर बहरीन और ये सारा निकल के जो जाता है गल्फ यूएई से भी, ये जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अगर वो ब्लॉक कर देते तो आपको पता है ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि कम से कम मिनिमम डैमेज में ये टारगेट अचीव कर ली जाए, लेकिन उसको ये बात नहीं पता ये वेनेजुएला नहीं है। वेनेजुएला करने के बाद ये काफी जो है ना वो बोस्टिंग कर रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं एक रात में। ईरान इज ए डिफरेंट एनिमल। अहमर, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, व्यूअर्स को बता रहा हूँ, ये ऐसे होने वाला नहीं है। कुमक उसको पहले ही पहुंचना शुरू हो चुकी है, चाइना से और रशिया से। ईरान का जो रिस्पॉन्स आप देखेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा, बशर्त ये
कि जिस तरीके से इजरायली स्टाइल जो हमला होता है, कि लीडरशिप पहली रात में ही आप फारिग कर देते हैं, वो ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, गॉड जी। फॉरबिड। तो अगर ये खड़े रहे, तो फिर आप देखेंगे तो पाकिस्तान तो अभी बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है। और बहुत इनॉर्मस प्रेशर आने वाला है उसके ऊपर। पाकिस्तान को मैक्सिमम क्या करना है ये बता देता हूँ मैं। मैक्सिमम ये करना है कि अपनी टेरिटरी, एयर, रिसोर्सेज किसी भी तरीके से यूज नहीं होने देने। दैट्स इट। जिसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट डू नथिंग, कुछ नहीं करो, चुप चुप होकर न्यूट्रल हो जाओ। ईरान के लिए ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है, अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ तो पाकिस्तान पे प्रेशर आने वाला है। बोर्ड ऑफ पीस में जी। आपने आपने बेत ले ली है, मतलब आप जो है ना, आप बोर्ड ऑफ पीस में आप चले गए। एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से सरकमस्टांसेस बदलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम और तुर्किया और इजिप्ट ये सब चले गए ट्रैप में, और बाकी जो अरब ममालिक गए। ईरान पे हमले से पहले जो चीज बार बार अमेरिका सोच रहा है वो ये है कि तमाम जो अरब रीजन ममालिक है उन्होंने ये इंडिया दे दिया है कि भाई आप ये मत करो, क्योंकि तमाम तकरीबन अरब ममालिक में अमेरिकन बेसिस हैं। और जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो ईरान ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क तो नहीं भेजेगा, वो रीजनल जो जो इनके एसेट्स हैं उन पर वो हमला करेगा। और आपको पता है फिर आपस की बिरादराना ताल्लुकात डिस्टर्ब होंगे। लेकिन इससे पहले आपस में अच्छी निगोसिएशन अगर ये कर लें मुस्लिम मालिक के, अगर खुदा ना खास्ता ये जी। सिनारियो बनता है तो हम ये करेंगे, ये सिनारियो बनता है तो हम ये करेंगे, तो ये अच्छा होगा। क्योंकि सिनारियो तो बनने जा रहा है, लार्जर इंसर्कलमेंट हो रही है। और इस दफा जो बीबी नेतन्याहू है उसने बड़ी थप्पी दी है ट्रम्प को कि ये आपने करना है आपके, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है। जी। और अमेरिका में जो सेंटीमेंट है देखें, वेनेजुएला का जो रिसोर्सेज सिक्योर कर लिए तो वो तो एक पॉइंट उनका गेन हो गया। ठीक है, और अब ये जो मेन पॉइंट है, अगर ये हो जाए तो मिड टर्म इलेक्शन तो समझ लो प्लेट में आ गया ट्रम्प के। तो कुछ शॉर्ट टर्म्स इंटरेस्ट भी हैं, कुछ लॉन्ग टर्म जो आपके समझ लो ना अमेरिकन जो स्टेब्लिशमेंट है उसके इंटरेस्ट है। ये सारा चेस बोर्ड पे ये सब कुछ चल रहा है। पर दुआ करो कि किसी तरीके से ये ऐसा हो जाए कि ये मामला टल जाए। क्योंकि अगर ये नहीं टला और अगर ये एक दफा ये जंग छिड़ गई, ये जंग इतनी आराम से लिपटने वाली नहीं है। ये नहीं समिटेगी। इसमें प्लेयर्स कूद जाएंगे, इसमें नॉन स्टेट स्टेट एक्टर्स आ जाएंगे अहमद। और आपको पता नहीं है कि ये कहाँ से कहाँ फैलेगी। ईरान आपको पता है कि एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है कोई। और हिस्ट्री अभी है आपने उनकी। देखा हिस्ट्री है, और आपने अभी देखा। अब हम आपको एक रेसिपी बताते हैं कि ये करते क्या है। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है, और हम अपने व्यूवर्स को शुरुआत से बताते आ रहे हैं तुरफा तमाशा के। ये बात सुन लीजिएगा, ये पंच लाइनें समझ लें इस प्रोग्राम की। वो ये है कि इकोनॉमिकल तौर पर कंट्री को इतना क्रिपल कर दो, इतना क्रिपल कर दो, इतना क्रिपल कर दो। और यही हुआ कि उन्होंने क्या किया कि एक्सचेंज रेट को वोलेटाइल कर दिया। ठीक है, जो ईरानी रियाल और यूएस डॉलर का। और इसकी वजह से जो ईरानी शॉपकीपर्स हैं और वो जो दुकानदार हैं और जो बाकी लोग हैं कंज्यूमर, वो बाहर आ गए सड़कों पे। और उसके साथ वो जो स्पाई नेटवर्क है एस्पिनाज का, जो फॉरेन कंट्रीज का है, वो मिल गया। और उसने एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया स्ट्रीट्स पर। ठीक है, और उन्होंने उन्हीं के दरमियान वो लोग भी थे जिनके पास असला था, उन्होंने आपस में एक दूसरे को मतलब आवाम को मारना शुरू कर दिया और इल्जाम डाला ईरानी फोर्सेस पे। फिर ईरानी फोर्सेस ने पकड़ा झगड़ा किया। और जब पकड़े झगड़े तो फिर उनको पता लगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। फिर उन्होंने इंटरनेट बंद किया। फिर उन्होंने चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद से जो स्टारलिंक चल रहा था, इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो स्टारलिंक उनको दे रही थी, आप चेक करें यार, मतलब उनको कनेक्शन दे रही थी। वो फिर उन्होंने चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से जैम किए और फिर उनको पकड़ा। और फिर जाके ये हिस्सा थमाए आपके सामने। और आम आवाम जो है वो जो ईरानी लीडरशिप है करंट, उसके हक में बाहर आई मिलियंस की तादाद में। तब जाके ये सिमटा है और ये समझ में आया कि भाई ये प्रॉब्लम है। इन्होंने ऑलमोस्ट वो रेसिपी थी, इकोनॉमिक तौर पर इतना क्रिपल कर दो लोग बाहर आ जाए, अपहीवल हो। अपहीवल के बाद वो क्रश करेगी गवर्नमेंट, जब क्रश करेगी सड़कों पे ये सीन बनेगा। इंटरनेशनल मीडिया इनके पास है, ये वो फुटेजेस दिखाएंगे कि देखो इनकी आवाम पे ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, डेमोक्रेसी रिजीम चेंज। और उसके बाद जब अंदर से आप कमजोर कमजोर हो जाएंगे, ये बाहर से आ जाएंगे। ये रेसिपी है, ये आवाम, मैं अपनी ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि भाई आप ये समझ लें रेसिपी, और ये पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है। खैर, पाकिस्तान के साथ तो क्या, जो भी पॉसिबल है वो हो सकता है। पाकिस्तान में तो क्या कुछ नहीं हो गया है और हो रहा है, और हम जो सोच भी नहीं सकते थे वो कुछ हो गया है पाकिस्तान के अंदर। और ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं जो कि शायद हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये कि आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि अल्लाह ताला सारे मसलों को हमारे हल करेगा। और बहैसियत एक मुस्लिम उम्मा के
पार्ट होने के, हिस्सा होने के। मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नेक हिदायत दे, मुस्लिम वर्ल्ड के, और वो कुछ इस बारे में सोच विचार करें, और कोई वैसी सोच वाला कोई दूरंदेश को लीडर हमें मिले जो कि सारे लोगों को लेकर चले और इस दलदल से हमें निकाले। बात यह है कि अहमद, ये जो मैं तुम्हें रेसिपी बताई ना, जिसकी वजह से ये आपको क्रिपल करते हैं इकोनॉमिक तौर पर, ये हमारे साथ भी मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ कई दफा आपके साथ। आईएमएफ ने किस तरीके से आपको हाफ बॉयल सिचुएशन में रखा हुआ है, ये सब कुछ ये इसी सिलसिले की कड़ी है। जब आपकी बारी आएगी, यानी जब वो आप पे फोकस करेंगे, तो फिर आपके साथ भी ये मामला होंगे, आप भी वोलेटाइल हो जाएंगे। टर्किश लीरा के साथ ये हो चुका है, ईरानी रियाल के साथ आप देख रहे हैं, ये अर्जेंटीना के साथ भी कर चुके हैं, ये जिम्बाब्वे के साथ भी कर सकते हैं। कितना ग्लोबल तुम्हें एग्जांपल दूं मैं इसकी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तक आप माशी निज़ाम पर अपनी ग्रिप नहीं मजबूत करेंगे, मुस्लिम कंट्रीज माशी निज़ाम को समझ के अपना माशी निज़ाम जो कि रियल वेल्थ की बेसिस पे होगा, नहीं जाएंगे, और इस मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट रहेंगे जो कि है, जिसको अब रशिया, चाइना और ब्रिक्स कंट्री चैलेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप गोल्ड और सिल्वर को सर्च करते हुए देख रहे हैं अपने आंखों के सामने। बाय द वे, इन बिटवीन ऑडियंस को हम बोलेंगे हमारी, कि हमने आपको मेरे ख्याल में 2 प्रोग्राम पहले हमें ये बताया था कि गोल्ड जो है वो खरीद लें हैं, आप हमें दुआएं देंगे, $4,000 पर आउंस को हिट होने वाला है। वो मंडे को $5,000 पर आउंस को हिट होने वाला है। तो जिसने उस वक्त ले लिया था उसको 1,000 पर आउंस का फायदा होने वाला है भाई, डॉलर का। तो प्लीज इस पे ध्यान दें। अपनी जो सेविंग है, जो भी है, अगर गोल्ड नहीं लेते तो सिल्वर ले लें, और उसको रियल वेल्थ में कन्वर्ट करें। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड भी है, और ओवरऑल भी अगर इकोनॉमी को आपने सीधा करना है, तो ये फियाट से जान छुड़ाएं और रियल वेल्थ की तरफ आएं। क्योंकि जब तक ये जो शिफ्टिंग सैंड्स हैं इकोनॉमिक सिस्टम की, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, जब तक ये सेटल नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर वोलेटाइल रहेंगे। एक कोई चीज जो है ना, वो डस्ट सेटल नहीं होगी, और आपकी जो करेंसी है वो इन्फ्लेशन की वजह से इरोड होती जाएगी। तो ये पर्सनल फाइनेंस के लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी सजेशन है कि जैसे भी हो, रियल वेल्थ में अपनी जो दौलत है, जो भी सेविंग है, वो कन्वर्ट करना शुरू करें। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और स्टिल आप ये होप कर रहे हैं कि जो आपकी पेपर करेंसी है, जो जैसे फियाट करेंसी, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, वो आपको बचा लेगी, तो आप देखते चले जाएं। गोल्ड जैसे जैसे ऊपर जाए, ये निशानी है, गोल्ड और सिल्वर का ऊपर जाना निशानी है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका एतमाद फियाट से उठ गया है, और नया जब जी। तक वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर सेट नहीं हो जाता, ये इसी तरीके से चीजें वॉलेटाइल रहेंगी। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हमने अभी आपको बता दिया, वो भी जब तक सेटल नहीं होगी, जब तक इकोनॉमिक चीजें सेटल नहीं होंगी, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 2026, जैसे कि हमने आपको न्यूमरोलॉजी की पर्सपेक्टिव से बताया, ये स्टार्ट है किसी चीज का। और आपको, मुझे लग रहा है कि बकल योर बेल्ट्स, रेडी हो जाएं। जो राइड है ना, वो काफी रफ हो सकती है आगे आगे। और हम कोई आपको ब्लीक पिक्चर पेंट करके नहीं बता रहे, आपको प्रैक्टिकल रियलिटी और उसके साथ साथ सोल्यूशन भी बता रहे हैं, ताकि आप इससे नंबर आजमा हो सकें और निकल सकें अच्छे तरीके से। स्ट्रेटेजिकली कॉन्शियस डिसीजन लें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, और निकलें इससे। अगर आप इससे नहीं निकले तो फिर इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा सोशली, सोशल ऑर्डर भी बदल रहा है। अब आप देखें डेवोस में, जो आपने अगर सिर्फ तकरीरें सुन लें, तो बायोटेक में वो बातें हो रही हैं कि एंटी एजिंग की बातें हो रही हैं। और ये जो वेट लूज जो पिल्स हैं, वो अजीब और गरीब किस्म की आने वाली हैं मार्केट में, बहुत जल्द आपको नजर आएंगी रोल आउट होती हुई। और किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। किस बहाने से? आपके जी। देखें प्रॉब्लम, वो देखते हैं प्रॉब्लम आपका क्या है भाई। आप वेट लूज चाहिए, हर बंदे को चाहिए जो कि ओबिसिटी का शिकार है, तो उसको देंगे वो। ठीक है जी, उसके बहाने क्या जा रहा है, अब आप ये बाद में जाके आपको पता लगेगा कई साल बाद कि क्या गया है वो अंदर। तो इसके वो आपको कर रहे हैं। एंटी एजिंग के नाम पे गेम शुरू हो चुका है बायोटेक। और बायोटेक मतलब वन ऑफ द फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री है, आपको पता होगा अगर, तो फार्मास्यूटिकल में बायो और टेक मिल गए हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो तो है ही है। और फिर एआई का, नॉट टू फॉरगेट, हम बात करते हैं कि डिजिटल डिस्टोपिया की तरफ आपको आहिस्ता 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 पुश कर रहे हैं। डेवोस में आप एलॉन मस्क की आप वो तकरीर देख लें, उसने फिर एक दफा बोला है कि मैं एलियन हूँ, ये लोग मेरे पे बिलीव नहीं करते। तो फिर लोग मजाक हंस के टाल देते हैं ये बात को। हम आपको बहुत पहले से बोल रहे हैं कि ये जो एआई है, ये बेसिकली सीन और अनसीन वर्ल्ड के दरमियान जो है, वो जो पर्दा था, वो बारीक से बारीक होता जा रहा है दिन बाय दिन। हाँ, अब आप इस पे खुद रिसर्च करें, और फिर आप अपने कमेंट से हमें आगाह करें, अपनी राय से हमें आगाह करें, कि हमारा काम है आपको आगाह करना कि क्या क्या हो रहा है। जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड हो, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम हो, या आपके मफाद में, फायदे में क्या चीजें जा सकती हैं, एज इंडिविजुअल आप क्या डिसीजन ले सकते हैं,
वो वाली बात है। तो इस जी। पे जरा गौर करें। और द इकोनॉमिक, जो द इकोनॉमिस्ट है जो कि प्रिडिक्शन करता है हर साल, उसका कवर भी एक दफा जरा जाके देख लें। ओवरऑल वो हर साल कई सौ सालों से प्रिडिक्शन करता आ रहा है। अपने साल के वो जो अपने वो बैनर होता है उसका मेन कवर, उस पे वो बताता है कि अगले साल क्या होने वाला है, द वर्ल्ड अहेड। वहाँ आप जाके देखें, उसमें मिसाइल हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, सिरिंजें लगी हुई हैं। तो अगर आपको बेसिक इंटरप्रिटेशन भी आती है, तो अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने अगले साल के लिए यानी 2026 के लिए उन्होंने क्या प्रिडिक्शंस की हैं। आपका काम है स्मार्टली उसको किस तरीके से बाईपास करके निकलना है। और जब तक आपको पता नहीं होगा कि एजेंडा क्या है सामने, तो तब तक आप स्मार्टली नहीं निकल सकेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी बूबी ट्रैप का शिकार आप लाजमी हो जाएंगे। तो आगाह रहेंगे, इन्फॉर्म्ड रहेंगे, बच के निकल जाएंगे। नहीं होंगे तो किसी न किसी नेम पे वो आपको पकड़ लेंगे, ये बता दूं मैं आपको। जी। जी अमर।